हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कारक, जो कि हमारा हो गया अध्याय नंबर 4। तो अध्याय 1 और 2, अध्याय 1 में वर्णमाला और अध्याय 2 में आपको वर्ण विचार के ऊपर थी 2 वीडियो हमारी, यानी कि स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। और दूसरा था हमारा संधि, और एक था हमारा शब्दकोश में किस प्रकार से शब्दों का कर्म होता है। इस प्रकार से 3 जो अध्याय हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो डीएसएसबी की अभी टीजीटी के लिए वैकेंसी आने वाली हैं, उनके लिए हमने ये शुरू कर रखा है कि सभी बच्चे यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है तब तक मैं अधिकतर आपका हिंदी साहित्य और आपका जो हिंदी व्याकरण है वो यहाँ पर पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। तो जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो को देख ले, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। और एक बुक को आप ज़रूर फॉलो कर लें, यहाँ से वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप ये अपना बुक से भी पढ़ें, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें। हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे और कारक के तो अभ्यास के प्रश्न भी मैं साथ साथ लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, एक बात और कहना चाहते, जो बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं वो हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, रीतिकाल तो मैंने बहुत डिटेल से करवा रखा है, और भक्तिकाल और आदिकाल में जो एक आधी वीडियो बची हैं वो मैं अभी और डाल दूंगी, लेकिन लगभग जो है मैंने अपनी तरफ से उसे पूरा करवा रखा है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले का एग्ज़ाम तक देने वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य की हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक, और जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो देख लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कारक पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो बिल्कुल पढ़ते ही समझ में आ जाता है, और कई हर तरीके के बच्चे होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें पढ़ाते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो साथ साथ हम ट्रिक भी बताएंगे, संधि की भी मैंने ट्रिक बताई है। एक बार देखते ही आप संधि को तुरंत टिक करेंगे कि कौन सी संधि है, तो आप वो एक बार जरूर देख लें। पढ़ते हैं, कारक क्या होते हैं। कारक क्या होते हैं? क्रिया को जो करने में सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। आपको पता है, जो क्रिया को करने में सहायता प्रदान करता है हम उसे ही कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। आप जैसे कि देखेंगे कि हमारे पास हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे कि कर्ता, ने, तो जो कर्ता है ये तो हमारा कारक है, और जो ने है ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और एक प्रश्न यहाँ से हर एग्जाम में आता है। और जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट का पेपर देने के लिए हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको बता देती हूँ कि पीजीटी में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी में कहाँ से पूछा जाता है, और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है सीधा बताऊंगी। आप सीधा देखते ही टिक करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देख लेते हैं शुरू से। तो कारक चिन्ह कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। जैसे कि मैं लिखूं, राम ने खाना खाया, या राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो खाता है, अब हमारी क्रिया है यहाँ खाता है। तो इस क्रिया का इस शब्द के साथ क्या संबंध है और इस शब्द के साथ क्या संबंध है, ये इन शब्दों में आपकी कोई संज्ञा भी हो सकती है और कोई आपका सरनाम भी हो सकता है। तो परिभाषा ने क्या कहा कि जिन संज्ञा और सरनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ उस इनका क्या संबंध है, यानी कि सरनाम या संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ और वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप देखेंगे तो उसे कारक कहते हैं। अब कारक देख लेते हैं, जब से आप 6th 7th या शायद 5th क्लास में ही शुरू कर देते हैं, जब से आप कारक पढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल जो है ये तो ध्यान होनी ही चाहिए कि कौन से कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है। सबसे पहले आपको ये याद करना है, आपको पता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ये 8 हमारे कारक होते हैं। ये हमारे कारक हैं सारे। ये देख ले, ये कारक हैं और ये हमारे विभक्ति चिन्ह हैं जो इन कारकों के साथ लगते हैं और हमें ये बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो उसे ही हम कारक कहते हैं। अब देखते हैं कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है, और कर्म का विभक्ति चिन्ह को है। और कई बार कर्ता शून्य विभक्ति चिन्ह भी होता है, इसमें कई बार शून्य विभक्ति चिन्ह भी होता है। ठीक है। और एक करण कारक, करण कर्ता ने, जैसे कि आप पहले छोटे स्कूल क्लासेस में थे जब याद करते थे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह से होता है या सहायता के लिए या के द्वारा भी हो सकता है। मतलब यहाँ से के द्वारा होता है, के द्वारा मतलब क्रिया किस माध्यम के द्वारा आपकी पूरी हुई है ये पता चले उसे भी हम क्रिया, उसे हम करण कारक कहेंगे। तो ये करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है और करण से होता है। संप्रदान के लिए होता है या को होता है या के वास्ते होता है। अपादान होता है से अलग हेतु। अब बच्चे ना इसमें गलती करते हैं। जब मैं इसे पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो भी से है और करण का जो विभक्ति चिन्ह है वो भी से है। लेकिन फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी आपका थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट नहीं करूंगी मैं। तो संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण होता है में, पर। मतलब क्रिया के स्थान के बारे में बताता है ये। तो में और पर। और संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे। इतना पता होने के बाद अब हम चलते हैं। अब ये ट्रिक, जो बच्चे ट्रिक को फॉलो करते हैं वो ट्रिक देख सकते हैं। अरे, अरे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाइना से चौक पर रात में, तो चांदी की चम्मच से चाची के लिए चटनी चटाई। तो आप ये देख रहे हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो कर संबोधन, अरे, अरे क्या है, जैसे इस प्रकार से आते हैं तो उसे हम संबोधन कहते हैं। जिसके साथ के विभक्ति चिन्ह आए या का आए या को आए तो उसे संबंध कारक कहते हैं। और चाचा ने, तो ये करता है। चंदू की, ये भी आपको संबंध बता रहा है। चाची को, तो ये आपका कर्म कारक है। चाइना से अपादान कारक है। चांदनी चौक, ये आपको जगह बता रहा है। चौक पर, तो ये आपका अधिकरण कारक है। और चांदनी रात में, तो ये भी आपका में कहे चाहे पर कहे तो ये दोनों में अधिकरण कारक होता है। की आता है, वह संबंध होता है। और से, चम्मच से, इस यहाँ पर कोई साधन बताया है कि किसके कारण से क्रिया पूरी हुई है तो ये करण कारक है। और चाची के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। तो ये तो थी आपके ट्रिक। और अब हम देख लेते हैं बारी बारी से एक एक को। तो कर्ता कारक सबसे पहले है हमारे पास। कर्ता कारक, कर्ता कारक की क्या परिभाषा है? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। मतलब कर्ता कारक वह कारक होता है जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो कि क्रिया को किसने किया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। राम ने गाना गाया, मैं एक ही उदाहरण लेकर चलूंगी। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो मारने की क्रिया है, ये क्रिया है। और इसका कर्ता आपको पता है कि ने विभक्ति चिन्ह आई हुई है, तो ये आपका कर्ता कारक है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर इस टाइप से आपके पास सेंटेंस आता है और पूछते हैं कि कर्ता कारक कौन है, तो आपको ये देखना है कि क्रिया को करने वाला कौन है। तो क्रिया को मारा, मारा किसने मारा? राम ने मारा। किसने मारा? तो वो क्या आ जाएगा? राम ने मारा। किसको मारा? तो रावण को मारा। ये आपका कर्म हो जाएगा। लेकिन कर्म की हम बात बाद में करेंगे। हम पहले अभी बता रहे हैं यहाँ पर कर्ता कारक और क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। अर्थात परिभाषा कैसे बताएंगे आप? क्रिया को
संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है कि क्रिया को किया किसने है, और क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक के साथ आने वाले चिन्ह आपके क्या कहलाते हैं, कर्ता के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात क्रिया को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है, इसका चिन्ह ने होता है। अब कर्ता के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग हो वह कर्ता कारक ही रहता है। ये बताया कि क्रिया को करने वाला जो होता है उसके साथ चाहे कोई भी चिन्ह हो तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर गाया, किसने गाया, राम ने गाया, तो यह कर्ता है राम है, और ने जो है ये विभक्ति चिन्ह है। राम गाना गाता है। अब देखो कई बार मैंने बताया कि कर्ता में शून्य कारक चिन्ह भी होता है, तो आप देख रहे हैं कि राम गाना गाता है। आपको पता है कि यहाँ पर ये वो जो है आपका क्रिया गाता है, गाने की क्रिया किसने पूरी की है, तो आपको पता है क्रिया पूरी राम ने की है। ठीक है, और क्या से प्रश्न करेंगे तो फिर आपका कर्म आ जाएगा। लेकिन किसने, किसने से प्रश्न करने से आपके पास कर्ता आ जाएगा। किसने गाना गाया तो कोई या कौन गाना गाता है, तो राम, कौन और किसने से प्रश्न करने पर आपके पास कर्ता आ जाएगा, वही वाक्य का कर्ता होगा। और क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है वही आपका कर्ता कारक है। ठीक है, तो खाएगा कौन, श्याम खाएगा। पढ़ना चाहिए किसको, मनीष को पढ़ना चाहिए। देखो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक कर्ता, आपको ये वाक्य में आपका को भी यहाँ पर आपने ये कहा है कि कर्ता के साथ चाहे कोई भी विभक्ति चिन्ह आए वो कर्ता कारक ही कहलाता है। ठीक है, रमेश को केला पसंद है। अब पसंद है तो यहाँ पर पसंद क्या है, किसको है, रमेश को पसंद है। आपसे सिर्फ कर्ता पूछा है तो आपको कर्ता बताना है। ये सारे आपके कर्ता हैं। तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, आपको इतना ध्यान रखना है कर्ता कारक में। दूसरा चलते हैं हम कर्म कारक। दूसरा आता है हमारे पास कर्म कारक। कर्ता ने और कर्म को, इसका होता है को, विभक्ति चिन्ह इसकी होती है को। जैसे कि अभी मैं बताऊं राम ने, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, इसका चिन्ह को होता है। मतलब क्रिया को करने, पहले अभी तक हमने पढ़ा कर्ता, तो क्रिया को करने वाला यानी कि क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ कर्ता कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। दूसरा होता है हमारा कर्म और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो हमारा कर्म कारक होता है। जब क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। सजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही को विभक्ति चिन्ह लगती है, निर्जीव के साथ नहीं लगती। देखो कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ कि अगर हमारा कर्म सजीव है तो ही उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगेगी, निर्जीव के साथ नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारा, इसी का आगे उदाहरण देख लेते हैं हम कि राम ने रावण को मारा। देखो यही एग्जाम्पल आ गया है। मारने की क्रिया अगर आपसे पूछे कि इसमें कर्ता बताइए तो कर्ता ने, राम ने, ये तो हो गया आपका कर्ता। और जो बच गया रावण को, आपको पता है कि किसको मारा, किसको से प्रश्न करने से आपका को विभक्ति चिन्ह आ रहा है, किसको से प्रश्न करने से आपको जो उत्तर मिल रहा है वही आपका कर्म है। तो रावण किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण आपका कारक है और को इसका विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, सुरेश खाना खाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे सुरेश खाना, तो खाना आपका कर्म हो गया। जाता है कहाँ, मोहन घर जाता है, तो जाने का इसमें कर्ता नहीं पूछ रहा, आपको कर्म बताना है तो घर है। और जाने का, जाता है कहाँ जाता है, तो वो विद्यालय जाता है। और ठीक है, और ये घर जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएंगे, आपका कर्म कारक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका कारक चिन्ह जो होता है वो से होता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, जो सहायता या के द्वारा, यानी कि आपको या तो विभक्ति चिन्ह से मिलेगा, ये आपको के द्वारा मिलेगा।
के वाक्यों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के अगर वाक्य मिले कि वाक्य में आपको या तो से विभक्ति चिन्ह मिले या आपको के द्वारा मिले तो आप समझेंगे कि हमारा करण कारक है। अब आप ये से आपको किसी और में भी मिल जाएगा, ठीक है, या के का के की आपको और किसी में भी मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया किस माध्यम से या साधन से पूरी हुई है, यानी कि जो हमारा करण कारक है वो ये बताता है कि क्रिया किस साधन से या किस माध्यम से हुई है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे राम टेलीफोन से बात करता है, ठीक है, तो किसके द्वारा? राम स्कूटर से दुकान पर जाता है, राम स्कूटर से, तो दुकान से विभक्ति चिन्ह और राम स्कूटर से, तो स्कूटर क्या है आपका? वो आपका करण कारक हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो क्रिया है वो किससे पूरी हुई है? जाने की जो क्रिया है वो स्कूटर से पूरी हो रही है। तो इसमें आपको, अब जैसे मैं लिखूं, राम ने रावण को राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। आपको पता है कि मारने की जो क्रिया है वो कौन से माध्यम से पूरी हुई है? तो वो कौन से माध्यम से पूरी हुई है? बाण से पूरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 कारक दिखे। राम ने ये कर्ता है, रावण को ये कर्म है, और बाण से ये आपका करण कारक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ कि क्रिया के साधन को पूरा करने का जिससे आपको पता चले कि क्रिया किस साधन से पूरी हुई है या किस माध्यम से पूरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को पूरा करने वाला साधन और जो माध्यम होता है वही आपका करण कारक होता है। तो ये कह दे कि बाण के द्वारा मारा, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, तो वो भी सही है। किसान ने हल के द्वारा खेत को जोता, तो ये के द्वारा आता है, वहां भी आपका करण कारक होगा। ध्यातव्य रहे, के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सबको आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं ये कह रही हूँ कि क्रिया किस माध्यम से या किस साधन से पूरी हुई है, अगर आपको वाक्य में पता चल रहा है कि क्रिया हमारी इस माध्यम से पूरी हुई है, ये साधन से पूरी हुई है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वह करण कारक है। अब देखो, श्याम कलम से लिखता है। अब लिखने की जो क्रिया है वो किससे पूरी हुई है? कलम से। कलम आपका क्या है? करण कारक है। कलम आपका करण कारक है, और जो से है ये इसका विभक्ति चिन्ह है। ये आपको पेपर में आपसे करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी पूछ सकते हैं, और आपको ये आपसे करण कारक भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है। देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। गीता चाकू से पपीता काटती है। अब पपीता को जो काटती है, काटने की जो क्रिया है वो किससे पूरी हुई है? चाकू से। तो चाकू एक ऐसा साधन है जिससे हमारी क्रिया पूरी हुई है। ठीक है, दिनेश पिता के साथ बाजार गया। जो जाने की क्रिया है, बाजार जाने की, जो पिता के साथ, उनके साथ गया है वो, ठीक है। अब वो बच्चा खेलता है, राम गेंद से खेलता है, तो जो खेलने की क्रिया है वो गेंद से पूरी हो रही है, और यहाँ पर कलम से। शायद आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कौन और किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो आपका कर्ता होगा। क्या और किसको से प्रश्न करने पर आपके पास कर्म आ जाएगा। इसका कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, और कर्ता का ने है, और यहाँ पर शून्य कारक भी हो सकता है। तीसरा कारण कारक आपने कारक पढ़ा, करण पढ़ा है, और करण से हमें क्रिया जिस साधन या माध्यम से पूरी होती है उसका पता चलता है, तो वो हमारा करण कारक होता है। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान। संप्रदान होता है, ये हमारा चौथा कारक है। हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाएगा। चौथा कारक आता है हमारा संप्रदान कारक, और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है के लिए या को या के वास्ते, के लिए। ठीक है, अब इसे ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है एस्टेट जैसी परीक्षाओं में। ठीक है, इसमें कारक का वह रूप जिसके लिए कर्ता काम करता है। मतलब किसके लिए? कारक का वह रूप जिसके लिए कर्ता काम करता है, यानी कि कर्ता किसके लिए काम कर रहा है। देखो अब मैं यहाँ पर बताती हूँ।
आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी, पहले इसे परिभाषा पढ़ लेते हैं। कारण का वह स्वरूप है जिसके लिए कर्ता काम करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कर्ता किसके वास्ते काम कर रहा है या किसके हेतु काम कर रहा है, यानी मतलब किसके लिए काम कर रहा है, किसके निमित्त काम कर रहा है। तीनों की सेंस एक ही बात है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है वही आपका संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह के लिए या को होता है। जब क्रिया द्विकर्मी होती है तो को विभक्ति प्रदर्शित की जाती है। मतलब आपके वाक्य में एक से अधिक कर्म भी हो सकते हैं। मतलब आपके वाक्य में अगर दो कर्म होते हैं तो को विभक्ति प्रदर्शित की जाती है, मतलब को आ जाएगी। वरना तो इसका संप्रदान के लिए ही होता है विभक्ति चिन्ह। और आपका को कब आएगा उसमें, जब आपके पास द्विकर्मक होंगे, यानी कि दो कर्म होंगे। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। मैं अपने ही उदाहरण से आपको बताती हूँ जो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। राम ने राम ने रावण को राम ने रावण को सीता के लिए राम ने रावण को सीता के लिए मारा। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। अब मारने की जो क्रिया है वो की तो किसने, राम ने की, लेकिन किसके लिए की, किसके लिए, किस हेतु की, उसका कारण क्या था, किस निमित्त, किस काम के वास्ते मारा राम को, तो आपको पता है सीता के लिए मारा। तो सीता जो है ये आपका संप्रदान कारक है और के लिए जो है ये संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, बाण से मारा तो वो आपका करण कारक हो गया, और सीता के लिए तो ये आपका संप्रदान कारक हो गया। एक ही वाक्य से आपको बताती हूँ। राम ने, फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। राम ने रावण को सीता के लिए बाण, या ऐसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। देखो यहाँ पर सीता के लिए मारा क्रिया है हमारी मारने की किसने, राम ने की। कर्म क्या है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा, क्रिया का रावण पर पड़ा क्योंकि रावण मरा है। और किससे मारने की क्रिया किस साधन से पूरी हुई है, ये बाण से हुई है, तो ये आपका करण कारक है। इसके साथ से विभक्ति चिन्ह है, बाण से। और किसके लिए मारा, किस हेतु मारा, राम ने रावण को क्यों मारा, किसके लिए मारा, तो ये सीता के लिए मारा। तो के लिए ये विभक्ति चिन्ह है, ये संप्रदान कारक होगा, सीता संप्रदान कारक होगा। और जो ये आपके के लिए है ये इसकी विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। तो आपसे कैसे भी पूछे आपको प्रश्न ऐसे बताना है। बहुत ही आसान शब्दों में बार बार बता रही हूं मैं आपको। राम ने सीता को पुस्तक दी। राम ने सीता को पुस्तक दी। देखो सीता को पुस्तक दी, यहाँ को विभक्ति चिन्ह आ गई है, सीता के लिए दी। अब आप ये कहेंगे कि मैम को उसमें भी था, कर्म को भी था। देखो राम ने सीता को पुस्तक दी, तो इसमें क्या कहा है, सीता, आप एक मिनट के लिए ये रख कर देख लें कि के लिए, इसमें के लिए रख कर देख लें कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये को है या संप्रदान के लिए है। तो राम ने सीता के लिए पुस्तक दी, तो ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही जच रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका संप्रदान कारक ही है। राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने गरीब के लिए धन दिया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो को से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मोहन नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है। अगर आपके पेपर में इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है के वास्ते, तो भी आपको यहाँ पर संप्रदान के लिए ही आप यहाँ पर रख के ले देख सकते हैं। मोहन नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो ये भी सेंटेंस आपका वाक्य बिल्कुल सही है, उपयुक्त है और जच भी रहा है। तो आप ये जहाँ पर आपको समझ में आए कि को कर्म है या संप्रदान के लिए है, तो आप वहाँ पर के लिए रख कर देख लें। अगर के लिए रखने पर भी आपका सही आ रहा है तो आपका ये कारक बिल्कुल सही होगा, यानी कि संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट है अपादान। ये यहाँ से पीजीटी और टीजीटी एस्टेट में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं।
और बेटा यहाँ पर मैं आपको एक 6-7 शब्द हैं जिनको आप ध्यान रखकर और आँख बंद करके आप सीधा टिक मारेंगे। मुझे बहुत ही मज़े आए थे जब मैंने पीजीटी एस्टेट का पेपर दिया और उसमें जो अपादान के लिए बच्चे ना एक ही शब्द याद रखते हैं, से अलग, से अलग होने के अर्थ में। लेकिन ये अलग होने के अर्थ के साथ-साथ और भी कई ऐसे शब्द अपने साथ लेकर रखता है, जिसके लिए अपादान का हम प्रयोग करते हैं। अलग के अलावा किसी से तुलना करने में, लजाने में, डरने में, बचाने में, कई ऐसे शब्द हैं जिसके लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। केवल अलग होने में ही अपादान का प्रयोग नहीं होता है, और भी कई सारे शब्द हैं जहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे अब हम इसमें देखेंगे, और अधिकतर बच्चों की गलतियाँ यहीं से होती है, मेरी भी होती थी, क्योंकि जब से मैं भी ऐसे ही पढ़ रही थी, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो हमें ऐसे ही बताया गया कर्ता-नेक कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो हमें इतना ही पता था कि अलग होने के लिए ही है। लेकिन अलग हो, और पेपर वाला इतना चालाक है कि वो अलग होने का न देकर इसमें कई ये शब्द दे देता है, कई अलग प्रकार के दे देता है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो अपादान कारक नहीं है। मैं आपको 8-9 वाक्यों से बताऊंगी कि ये अपादान कारक कैसे होता है। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध होता है। पृथकता मतलब अलग होने का, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होने का बोध हो, या किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का जब बोध होता है, तो वो हमारा अपादान कारक कहलाता है। उसे हम अपादान कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। अब देखना, अब अपादान केवल अलग होने में ही नहीं, आप ध्यान रखेंगे कोई उत्पत्ति स्थल हो, जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ पर भी आपका अपादान होगा, क्योंकि जो उत्पत्ति हुई चीज़, बीज या अंकुरित हुआ, पेड़ ऊपर हो गया, तो बीज से ये ऊपर जाता जा रहा है, तो उस स्थिति में भी आपका क्या आ जाएगा? आपका अपादान कारक आ जाएगा, यानी कि उत्पत्ति स्थल। कोई भय की बात है, जैसे मोहन को सांप से डर लगता है, तो से विभक्ति चिन्ह आ रहा, आप देखोगे कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन से जो है आपका करण में भी आता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि करण में अगर वहाँ क्रिया किसी साधन या माध्यम से पूरी हो रही है, तो वहाँ से यानी कि करण विभक्ति चिन्ह होगा। और अगर कोई उत्पत्ति स्थल या भय या लजाने का भाव हो, या ग्रहण करने का कोई भाव है, या तुलनात्मक अध्ययन है, और फिर कोई से का प्रयोग हो रहा है, तो असे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आप समझेंगे कि वहाँ पर अपादान कारक है। आप ये मेरे ख्याल से आप कर्म कारक और ये जो मैंने अलग अलग आपको बताए हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अपादान आ जाएगा आपका उत्पत्ति स्थल, भय या लजाने का भाव। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है, तो अभी मैं एक आपको बहुत ही अच्छा आपके लिए एक स्क्रीनशॉट और लेकर आई हूँ। देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से विभक्ति चिन्ह है, से अलग होने का भाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। तो पेड़ से भाई पत्ता अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, ये इसका उत्पत्ति स्थल हो गया कि गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। बहू ससुर से लजाती है, तो लजाने का भाव हो गया। अब लजाएगी या शर्माएगी तो संकोच करके दूसरी तरफ ही जाएगी, तो वहाँ पर पृथक्करण हो गया। पुजारी सांप से भय खाता है, तो भय आ गया। अगर पुजारी को सांप से डर लगेगा, तो किसी चीज से प्यार होगा तो उसके पास जाएगा, और डर लगेगा तो दूर जाएगा। तो पास आने और दूर जाने दोनों ही भाव में आपका कौन सा कारक यूज होता है? अपादान कारक यूज होता है, केवल अलग होने में ही नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। सीता गीता से चतुर है, ठीक है, ये मतलब तुलनात्मक अध्ययन से बता दिया आपको। तो ये इस आपको ये ध्यान रखने हैं इस तरीके के शब्द, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा कारक है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको और भी बताती हूँ एक दो। ये देखना, अपादान कारक का आप ये 9 बातें याद कर लेंगे, आपका अपादान कारक का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, ये है अलग होने के अर्थ में, यानी कि गंगा हिमालय से निकलती है। डरने के अर्थ में बकरी शेर से डरती है।
सीखने के अर्थ में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने ये नो के नो किए थे और मेरे को सीधा रखा मिला था, वहाँ पर मुझे अपादान कारक करने में कोई भी आपत्ति नहीं हुई, सीधा और मेरा बिल्कुल सही भी था। ठीक है। लजाने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से शर्मा रहा है। तुलना के अर्थ में राम श्याम से चालाक है या चतुर है। दूरी के अर्थ में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, दूरी के अर्थ में देखो। और एक सीखने के अर्थ में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको सामान्य किताबों में, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ठीक है। ये नहीं मिलेगा आपको आरंभ करने के अर्थ में, बचाने के अर्थ में और मांगने के अर्थ में। अब ये आपको अक्सर किताबों में ये मिलता है, ये मिलता है और ये मिलता है, ये मिलता है, लेकिन आपको क्या नहीं मिलता है? सीखने के अर्थ में। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा एक फिर आपको तुलना के अर्थ में, ये तो हर जगह मिल जाएगा। दूरी के अर्थ में मेरा स्कूल नगर से दूर है। ठीक है। आरंभ करने के अर्थ में मैं पिछले मास से काम पर आ रहा हूँ। बचाने के अर्थ में रोहित ने बालक को डूबने से बचाया। मांगने के अर्थ में भिखारी ने राजा से भीख मांगी, तो भिखारी ने राजा से भीख मांगी। तो आपको ये 9 बातें याद रख लेनी है। कौन कौन सी? अलग, डरने, सीखने, लजाने, तुलना, दूरी, आरंभ, बचाने और मांगने। तो कभी भी आपका अपादान का गलत नहीं होगा, अपादान। ठीक है। क्योंकि अक्सर किताबों में बस यही लिखा रहता है कि तुलना करने के लिए या दूर होने के लिए, किसी चीज़ की पृथकता का बोध हो। और पृथकता से मतलब हम सीधा यही ले लेते हैं कि अरे मांग रहा है तो अलग कहाँ से हुआ भाई? उसने जो दान दे दिया, वो देने वाला तो उस चीज़ से तो अलग हो गया ना, उसे देखकर। तो इस तरीके से आपको इनको समझना है। ठीक है। अब शायद आप अपादान कारक में गलती नहीं करेंगे। तो अपादान मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है। अपादान के बाद हमारा अगला कारक आता है। अपादान कारक के बाद नेक्स्ट है संबंध। संबंध से आपको पता चलेगा जिस कारक के जिस रूप से वाक्य में संबंधता का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होगा का, के, की, रा, री, रे, ना, ने। ठीक है। जैसे राम की पुस्तक खो गई, राम की पुस्तक खो गई। अब करणी माता का मंदिर, माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो माता का, माता ये संबंध है और का इसका विभक्ति चिन्ह है। अपना कार्य स्वयं करें। ठीक है। ये भी आपका संबंध कारक है। और राम की पुस्तक खो गई, राम की आप देख रहे हैं का, के, की, तो यहाँ से आपको संबंध का सीधा ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है अधिकरण में पर। ये भी बहुत ही आसान है और पेपर में पूछा भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर पेपर में आपका कर्म, कर्ता, कर्म, करण भी नहीं पूछते ज़्यादातर, और अपादान और संप्रदान ये पूछते हैं। आगे आता है आपका अधिकरण कारक, और कई बार पेपर इजी होता है तो ये कोई भी उठा के पूछ लेते हैं। कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध हो जहाँ पर क्रिया हुई है। यानी कि अधिकरण कारक जो है ये आपको ये बताएगा कि क्रिया का आधार क्या है, क्रिया कहाँ पर हुई है, यानी कि स्थान या स्थिति। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी स्थिति, क्रिया किस स्थिति में या कहाँ पर या किस स्थान पर हुई है, स्थान या स्थिति का बोध कराएगा, वही आपका अधिकरण कारक होगा। और उसके साथ आने वाला जो चिन्ह होगा वो आपका अधिकरण कारक चिन्ह होगा। कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का, देखो स्थान या आधार का बोध हो जहाँ पर क्रिया हुई है उसे अधिकरण कहते हैं। इस चिन्ह में आपको चिन्ह मिलेंगे में या पर। इसके चिन्ह है में या पर होता है। अंदर शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। देखो वायुयान आकाश में उड़ रहा है। ठीक है। उड़ रहा है वायुयान आकाश में। वायुयान कहाँ उड़ रहा है? आपको जगह के बारे में बता रहा है कि आसमान में क्रिया हो रही है। कुएं पर, कुएं पानी भर भर रहा है। कुएं पर कौन पानी भर रहा है? तो कुएं पर, कुएं पर ये आपको स्थान बता रहा है। मेज पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अब आता है सबसे लास्ट आपका संबोधन कारक।
वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम को जो बुलाया जाए या पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं, और उस संबोधन कारक के साथ आने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। तो इसका कारक चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। जैसे अरे, और यहाँ पर आपको पता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर मिलेगा संबोधन के बाद। तो अरे मोहन इधर आओ, हे प्रभु, तो ये क्या है? आपके संबोधन कारक रक्षा करना। अब कुछ एक प्रश्न भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए देख लेते हैं थोड़े से प्रश्न इसमें। उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? अब आपको पता है कि इसकी क्रिया किससे हुई है, फल किससे काटे गए हैं, क्रिया को किस माध्यम से पूरा किया गया है? चाकू से। तो क्या आ जाएगा? आपका करण कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है, यानी कि अपादान मैंने आपको अभी बताया था कि अपादान में कई प्रकार हो सकते हैं। मैंने 8-9 शब्द बताए थे आपको, लजाने, बचाने, आरंभ करने, दूरी के अर्थ में, तो वहाँ अपादान कारक होता है। बहु सास से ले जाती है, बहु सास से सामान लेती है, सास बहू से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। तो अपादान कारक के लिए बहू सास से ले जाती है, यानी कि बहू सास के लिए ले जाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा, ऐसे होगा ये। बहू सास से काम कराती है, तो यहाँ तो के लिए कहीं नहीं आ रहा। सास बहू के लिए बात करती, ये भी नहीं हो रहा। या बहू सास से सामान लेती है, ये भी नहीं है। बहू सास से सामान, बहू सास से ले जाती, आना था बहू सास के लिए सामान ले जाती है। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा स्वयं को राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित, यानी कि रेखांकित शब्द कौन सा है? सेवक को। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? कहा था कि आपको नहीं पता चल रहा है, यहाँ राजा सेवक को बता रहा है, को विभक्ति चिन्ह आप सोचेंगे कि को, कर्ता ने कर्म में भी को आता है, और किस में आता है आपका? संप्रदान के लिए या को। तो सेवक को, या आप यहाँ को की जगह के लिए रख कर देखें, राजा सेवक के लिए कंबल देता है, तो इसका मतलब आपका संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। और वैसे अगर हम देखें ऑप्शन से देखें कि कर्म कारक, तो कर्म तो है नहीं, राजा होता तो हमारा कर्म कारक होता, तो ये भी हमारा कैंसिल। संबंध का के की, ये तो को देता है भाई, उसका संबंध भी नहीं पता चल रहा, करता भी नहीं है, तो आपका संप्रदान कारक ही रह गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, उसके देखो यहाँ पर बताना है आपको, तो कौन सा कारक है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें बताइए आप कौन सा कारक है? झगड़ा उसके मेरे और उसके मध्य में पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अधिकरण कारक। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? निमित्त के वास्ते, यानी कि के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बताइए इसमें कौन सा? संप्रदान करण कारक, संप्रदान कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। और 2 यहाँ पर है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अपादान कारक या कर्म कारक? माँ बच्चे को, राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो कौन सा कारक आ जाएगा? को कारक, कर्म कारक आ जाएगा। किस कर्म में संप्रदान कारक है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें संप्रदान कारक बताना है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में आ जाने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। तो आप देखेंगे या से भी हो सकता है यहाँ पर,
हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त, तो या निमित्त और के वास्ते आपको ध्यान रखना है, ये शब्द आएंगे तो भी आपका संप्रदान कारक होगा। तो सांप को लाठी से मारा, तो ये मारने की क्रिया किसी साधन से पूरी हुई है, लाठी से, तो कर्ता ने कर्म को, ये तो करण कारक हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं है। कलम मेज पर है, ये अधिकरण कारक हो गया, तो ये भी आपका नहीं है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो वो तो ये भी आपका नहीं है। और संपर्क, क्योंकि ये आपको अधिकरण हो गया। और क्या आ जाएगा आपका, गरीब के निमित्त वस्त्र, ये मैंने आपको बस संप्रदान के लिए, के वास्ते, के निमित्त, तो ये 3 शब्द आपको जहां भी मिले वहां आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस क्रम में किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। अब आपको कर्ता कारक नहीं है वो बताना है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन करता है। बिजली चमक रही है, अब यहाँ पर आपको कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। सुरेश ने सूरज को बुलाया, सुरेश ने, आपको पता है कि ने विभक्ति चिन्ह आ रहा है, सुरेश आपका कर्ता भी है। किसने बुलाया, सुरेश ने बुलाया। चमक रही है, किसने चमक रही है, तो यहाँ से कोई हमारे पास प्रश्न अभी नहीं आ रहा है। संजय व्यायाम करता है, व्यायाम कौन करता है, तो संजय करता है, यहाँ से भी हमारा उत्तर आ गया, तो ये आ गया आपका जो आंसर है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका कर्ता कारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरों ने देश के हेतु, अब हेतु, के वास्ते, के लिए, बलिदान दिया में कौन सा कारक है, मैंने बताया था कि हेतु, के वास्ते, के लिए, तो कौन सा कारक आ जाएगा, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है। अपादान से अलग होने के संदर्भ में आपको बताना है। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, यानी कि वो जयपुर से चला आ रहा है, अपादान से अलग हो रहा है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, दूर होने के उसमें भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजीव छत से कूद पड़ा, तो भाई छत से अलग हो गया। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, ये माध्यम हो गया, तो ये आपका अपादान कारक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कर्म सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, आप बताइए सबसे पहले, तो ये कौन सा आना था, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये अपादान आना था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, करण कारक दे रखा है, तो शुरू में ही आपका यही कर्म आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन सा कारक कहा जाता है, तो कर्ता, अपादान, कर्म या संप्रदान। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, सीधी परिभाषा ही पूछ रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस क्रम में करण कारक नहीं है। अगर आप टॉपिक को पढ़ते ही कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपके लिए टॉपिक और भी आसान हो जाता है, और जो कन्फ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। किस कर्म में करण कारक नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका विभक्ति चिन्ह से या माध्यम का पता चलेगा कि क्रिया किस माध्यम से पूरी हुई है। लड़का छत से गिर पड़ा, करण कारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो भाई लड़का छत से गिर पड़ा तो छत से अलग हो गया, आपको पता है इसमें अपादान कारक है। और पूछा है कि इसमें किस में करण कारक नहीं है, तो इसी में करण कारक नहीं है। देखो पिताजी कार से विद्यालय जाते हैं, तो माध्यम का पता चल रहा है कि कार से जाते हैं। बाजार में पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर भी पैसे के माध्यम से ही क्रिया पूरी होगी। प्राचार्य ने आदेश चपरासी के द्वारा भेजा, तो ये भी आपका करण कारक है। केवल जो ऑप्शन ए था आपका, इसमें करण कारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है, तो मैदान में विभक्ति चिन्ह है, संबंध बता रहा है कि मैदान में खेल रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, मैदान में जगह पर, में पर, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक आ जाएगा में पर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, रेखांकित का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो रेखांकित शब्द है पत्थर से मत मारो, पत्थर से,
तो आपको पता है कि पत्थर से क्रिया मारने की क्रिया किससे? पत्थर से। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? करण कारक हो जाएगा। सीधा आप देखते ही टिक करेंगे, आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान मैंने बताया था, के लिए, के वास्ते, के निमित्त। ठीक है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, अलग हो गई, हिमालय से नदी निकल गई, अलग हो गई, आसमान का रंग नीला है, ये वह नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बच्चों के लिए मिठाई लाओ। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये था हमारा कारक का वो पूरा मैंने करवा दिया है आपके, और बहुत ही अच्छे से कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो देख रहे हैं, वाचिंग आवर्स भी बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, मतलब हमें थोड़ा-सा हमारा उत्साह और बढ़ता है, और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,